लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने रविवार को रविंद्र भवन में कार्य समिति की बैठक की, जिसमें सीएम से लेकर वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े कद के नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया और इस बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक हुई। रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान की रूपरेखा बनाई गई और लोकसभा इलेक्शन के नतीजों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही पार्टी की भविष्य की रणनीति और कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। सबसे पहले आपको इस बैठक की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, जहां भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी है। कार्यकर्ताओं के प्रवास की कार्य पद्धति जारी रखें, महिलाओं को संगठन में स्थान दें, नकारात्मकता की राजनीति से बचें, नए लोगों का स्वागत करें, अनुशासन के साथ काम करें। मीटिंग के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को दिया। मेरी अपनी ओर से एसोसिएट अध्यक्ष माननीय विश्वेश्वर शर्मा जी को विस्तारित कार्य समिति की सफलता के लिए बधाई। दिन भर विचार विमर्श का समय चला और बहुत अच्छे से सत्र हुए। मेरी अपनी ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और जनता को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेरा बूथ सबसे मजबूत का लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो विश्वास दिया है और गरीब कल्याण की योजना हमारी जो ताकत है डबल इंजन की सरकार की, इस आधार पर आज ये कार्यकारिणी गौरव से भरी हुई कार्यकारिणी थी, उत्साह और उमंग से भरी हुई कार्यकारिणी थी। जीत का जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं में जो था, आज उसका प्रकटीकरण इस कार्य समिति के अंदर भी हुआ है। मीटिंग में पार्टी के अनुशासन से लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद बीजेपी की रणनीति में क्या फेरबदल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, भगवान जगन्नाथ के भक्तों में पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। मौका ही कुछ ऐसा है। रविवार को पूरी ठाट बाट के साथ भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार हुए, जिसके बाद देश के अलग अलग कोने से रथ यात्रा की मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई। कैसे सभी भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए और कितने धूमधाम से हुई ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के हर शहर में भगवान जगन्नाथ पूरे ठाट बाट के साथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हुए। हर जगह आस्था की लहर दौड़ गई। कोई झूम रहा था, कोई रथ खींच रहा था, तो कोई शीश नवा रहा था, तो कोई अपने आराध्य को बस एकटक देख रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में रथ यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद महाकाल के दर्शन और पूजन कर प्रदेश वासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। जगन्नाथ की यात्रा में उज्जैन आना हुआ, मुझे बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से बाबा से कामना करता हूँ सबके जीवन में मंगल हो। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। इधर राजधानी भोपाल भी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के स्वागत के लिए आतुर नजर आई। धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ भगवान की रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु झूमते नजर आए, तो सड़क पर जैसे आस्था का सैलाब सा उमड़ पड़ा। हर तरफ बस जय जगन्नाथ के नारे सुनाई दिए। सारे भक्त लोगों को दर्शन नहीं मिल रहे थे, बहुत दुखी थे भक्त। तो भगवान ने सुनिश्चित किया कि 15 दिन भक्तों को मेरे दर्शन नहीं हुए हैं, तो मैं भक्तों को दर्शन करने खुद अपनी छोटी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र बलराम जी के साथ पब्लिक को दर्शन देने के लिए, जनता को और आशीर्वाद देने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। विदिशा के मनोरा में भी आस्था का मेला लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर पहुंचे और रथ यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी मनोरा पहुंची और रथ यात्रा में शामिल हुई।
उनके साथ विदिशा विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। रायसेन के बेगमगंज में भी धूमधाम से जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। आसपास के कई गांवों से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और सुख शांति की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आतंकबाजी अब नहीं चलेगी, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। पिछले जून के महीने में जम्मू में हुए 3 आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। बीते शनिवार को हमारे जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था और रविवार को भी 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कम से कम 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया। मुठभेड़ कुलगाम के मोदरगाम और चिनीगाम गांव में हुई। 6 आतंकवादियों में से 2 मदारगाम और बाकी 4 चिनीगाम के रहने वाले हैं। जवानों को बाग में बने ठिकाने में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। वहीं चिनीगाम फ्रिसल में एक और आतंकवादी के छिपे होने की संभावना जताई गई थी। फिलहाल आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के खिलाफ ये अभियान ऐसे दिन हो रहा है जब खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई, जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन कार्रवाई में शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू किया और कम से कम 2 से 3 आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर घेर लिया। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगांव गांव में हुई, जब सुरक्षा बलों को इलाके में संभावित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए। बात करें अगर बीते 2 महीने की तो कुलगांव में 6 आतंकी मारे गए। जून में 7 आतंकी मारे गए थे। दी रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 शीट्स कमांडर ढेर किए गए। जून में हुए थे 3 आतंकी हमले। दरअसल एक गांव में पहुंचने पर एक घर में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों जगहों पर भीषण गोलीबारी जारी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरधी ने मुठभेड़ स्थलों का दौरा किया और कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहेगा। आतंकवादियों को लेकर भारत सरकार और सुरक्षा बल सख्त है और आने वाले दिनों में भी आतंकवादियों की इसी तरह सहमत नहीं आने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खबर जांजगीर से, जहां के जिला अस्पताल में मरीज बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशान हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इनकी सुध ले। क्या है पूरी खबर, समझिए इस रिपोर्ट में। न बेड है न ऑक्सीजन, यह हकीकत है जांजगीर के जिला अस्पताल की। दूर दूर से लोग इस आस में आते हैं कि उनका इलाज होगा, वो यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाएंगे, लेकिन ये जिला अस्पताल खुद बीमार है। ये जिला अस्पताल यूं तो 100 बेड का है, लेकिन मरीजों की तादाद की वजह से यहाँ पर ओवरलोड की स्थिति है, यानी संसाधन सीमित हैं, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको यहाँ पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन इसके लिए जरूरी ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। हम लोग ना किडनी वाले पेशेंट हैं, वो हमारे उसके पिताजी के में ना ब्लड की कमी रहती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास यहाँ जांजगीर अस्पताल पे लेकर आए हैं कि उनको सांस के लगे करके, तो यहाँ पर आके देखें तो डॉक्टर लोगों को बताएं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है करके बोल रहे हैं और ऑक्सीजन भी खाली नहीं है करके बोल रहे हैं, इसलिए उनको अभी इलाज नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं। तो उसके लिए फिर जाने के लिए बोल दिए या फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए बोल दिए। संसाधनों की कमी का रोना रोकर यहाँ के डॉक्टर्स भी मरीजों को साफ प्राइवेट अस्पताल में जाने का बोल दे रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पूरी स्थिति आला अफसरों को बताई हुई है, पर नतीजा अब तक 0 ही रहा है।
ऐसे उनके साथ उनके बाद आए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, उनको भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उनकी भी समस्या समाधान नहीं हो पाया है। तो ये और यही समस्या पिछले 6 महीने से 1 साल तक जिला अस्पताल में है। हमने उच्च अधिकारियों को बार-बार अवगत कराया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होता, मरीज की संख्या बहुत बढ़ रही है, स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। 100 बेड का अस्पताल है, उसमें 170 करीब बेड लगा हुआ है, 150 मरीज हैं। ऐसी स्थिति है, ओवरलोड की स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बारिश के मौसम में अचानक मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। नतीजा ये है कि अस्पताल पर और भार बढ़ गया है। बुनियादी चीजों के अभाव में आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जांजगीर से विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट। तो वहीं अगली खबर रीवा से। रीवा के सीतापुर ग्राम पंचायत के डूडा दुआरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 25 से 30 लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। रीवा जिले के डूडा दुआरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूषित पानी पीने से गांव के 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की माने तो करीब 3 दिन से गांव के लोगों को उल्टी दस्त शुरू हुए थे। लोग इसे हल्के से ले रहे थे, लेकिन जब 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। ये घटना कैसे घटी? ये पानी का प्रदूषण सर जी। कैसे पानी का प्रदूषण? उनके जहाँ नल है उनके पानी जो है तो भरा रहा, गढ़ा टाइप के है, उनके भरा रहा थे, बच के आवत है। और ऊपर डामर प्लांट हुआ है। काहे का प्लांट है? डामर प्लांट। अच्छा, डामर प्लांट से पानी आया था वहाँ नल के पास जी। घटना आज 3 दिन हो गया सर, उल्टी और झन्ना सिर्फ यही चालू हो गया। ये 3 दिन से शुरू है? 3 दिन से चालू। अच्छा, कैसे ये घटना घटी? अब ये घटना सर हम नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग की कैसे घटी। पूरे गांव में कोई पानी क्या कैसा? अब आप लोग जानत कि पानी से है कि कैसा है, एक खाना पीना खाते उल्टी करे, जहाँ इतना पानी चला जाए सीधे उल्टी कर दे। हालात की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ रीवा भी सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीमारी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास ही एक डामर प्लांट है। 4 दिन से हो रही बारिश का सारा डामर प्लांट का पानी गांव में स्थित हैंडपंप के पास जमा होता है और माना जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से ये घटना हुई। रीवा जिले के डूडा दुआरी गांव की तस्वीरें आपने देखी। 25 से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। ये तो वो आंकड़े हैं जो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग गांव के ऐसे भी हैं जो घरों में उपचार करा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पास में ही डामर प्लांट था जिसका पानी हैंडपंप पर आता था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध खबर नहीं ली। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन मूक बधिर बना बैठा रहा। लेकिन तस्वीरें और भी आप लोगों ने देखी है। सिविल अस्पताल की तस्वीरें देखी जहां पर एक बेड पर 2 से 3 बच्चे उपचार करा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक है, ये चिंता बढ़ाती हैं आपकी और हमारी भी। फिलहाल प्रशासन सक्रिय हुआ है और उपचार की तमाम व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने 6 महीने हो चुके हैं। अब तक कांग्रेस प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई है और कई बार जीतू पटवारी ने कहा कि अगले महीने कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं उस बात को भी। आखिरकार लोकसभा चुनाव प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की अगली कार्यकारिणी 15 दिनों के भीतर घोषित हो जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले दिनों 12 से 13 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में विधानसभा के सभी प्रत्याशियों से सुझाव लिए गए। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता रिफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पार्टी में नए सिरे से बदलाव किया जाएगा। नए सुझाव आइडियाज के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी। यह दावा भंवर जितेंद्र सिंह का है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई है। कल जो सुझाव आए हैं उनको प्लान बनाकर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। नई ऊर्जा और सभी के सुझाव के साथ कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी, उस पर भी मंथन किया जाएगा। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम शुरू हो चुका है। देखिए, कार्यकारिणी का हम एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है
उसको हमने शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। खास बात यह है कि नई ऊर्जा की तैयारी के साथ कांग्रेस मैदान में मशक्कत कर रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अनुशासन, निगरानी, मूल्यांकन और परफॉर्मेंस के लिए सीनियर नेताओं की सलाह भी ली है। दूसरे दिन की बैठक में ऐसी तस्वीर नजर आई। कांग्रेस के सीनियर नेता राउंड द क्लॉक टेबल में बैठकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्लान तैयार करने में जुट गए। बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने। उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो कार्यक्रम आज चलेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की बीमारी केंद्रीय आला कमान खोज रहा है। वहीं जीतू पटवारी कह चुके हैं कि बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस को पता चल गया है कि आखिर हार की वजह क्या है। खैर, कांग्रेस इस बैठक से कितना तैयार होती है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। जल्द पेश होने वाली कार्यकारिणी में यह स्पष्ट हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं देखिए, मुरैना में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ मृत लोगों की अंतिम यात्रा निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पहली ही बारिश में प्रशासन और निगम के दावों की पोल खुलती, इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें मुरैना जिले के चौरा रोड वार्ड क्रमांक 47 मथुरा मार्केट की हैं। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था, निगम की तैयारियों और विकास के दावे महज दावे ही नजर आते हैं। पहली ही बारिश में हालात ये है कि जीवित तो जीवित, मरने के बाद की अंतिम यात्रा भी लोगों को चैन की नहीं मिल पा रही है। यहाँ लोग जीते जी नरक सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पहली ही बारिश से गलियां दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। अपने अपनों की लाश को अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ और दलदल से लेकर जा रहे हैं। हमारी दादी का देहांत हो गया, तो आज घोंटू पानी भरा हुआ था और अर्थी को इतना आपको बता नहीं सकते, घोंटू पानी में हमने बड़ी मुश्किल से अर्थी को निकाला। और अगर नगर निगम का ये हाल है तो आगे चल कर पता नहीं क्या होगा। गांव की सुविधा देखो बहुत अच्छी है आजकल, है ना, और नगर निगम की तो व्यवस्था ही खराब है। जागो नगर निगम, जागो। विकास के दावे और बारिश की तैयारियों को लेकर निगम के दावों की पोल पहली ही बारिश में खुल गई है। ये तस्वीरें देखने के बाद बस यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात कितने भयावह होंगे। तो वहीं अगली रिपोर्ट जबलपुर से है और इस रिपोर्ट में आपको हम मनोज कुमार की कहानी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी नहीं कर पाई है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला है। साथ ही उन्होंने क्या कमाल किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है मनोज कुमार, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी तक नहीं कर सकती है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला है। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और महंगी इलेक्ट्रिक बाइक की समस्या से निजात पाते हुए मनोज कुमार ने अपनी बाइक को हाइब्रिड बाइक बनाया है। यानी मनोज की बाइक न केवल पेट्रोल से दौड़ सकती है बल्कि बैटरी से भी चल सकती है। मनोज कुमार अपनी बाइक को रोजाना इस्तेमाल करते हैं और महीने के हजारों रुपए बचा रहे हैं। हमारी बाइक की खासियत ये है, ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। आप दोनों मोड पे एक साथ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गियर भी लगाइए तो भी गाड़ी चलेगी और अगर गियर नहीं भी लगे तो भी चलेगी। अगर आप बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और आराम से 3 लोग का लोड लेकर क्या लगाया आपने, कैसे काम होता है? हमने इस पे लगाया है, ये हब मोटर लगी हुई है, ये 2000 वाट की हब मोटर है। इसमें 60 की स्पीड मिलती है। अगर अपन 1500 लगाएंगे तो इसमें 50 की स्पीड मिलती है। हब मोटर मतलब ये जो चक्का है, ये चक्का इसी में मोटर है। हाँ। इसी के अंदर मोटर है। इसकी वायरिंग भी गई है। इसके नीचे एक तो कंट्रोलर लगा हुआ है हमारी सीट के नीचे, जो पूरी इस चक्के को कंट्रोल करता है और बाकी चीजों को आगे बढ़ाता है। कंट्रोलर हो गया। इसके बाद जो इसको थ्रोटल हो गया, इसको थ्रोटल बोलते हैं। ये आप हल्का सा देंगे तो गाड़ी फट चमक देगी। अच्छा, मतलब इसमें एक्सीलेटर नहीं, इसमें ये चलता है। इसको एक्सीलेटर बोल सकते हैं, बैटरी वाली बाइक। बैटरी एक्सीलेटर बोलते हैं। अगर आप होर वाला करने का काम नहीं है तो हल्का सा पुश करेंगे गाड़ी भाग देगी।
बिल्कुल। बैटरी कहाँ लगाई आपने, क्योंकि बाइक में बैटरी कहीं नजर नहीं ये आती। बैटरी सर, ये बैटरी ये लगी हुई है, ये बम्पर के पूरी अंदर बैटरी है, ये वाली एक ये है और एक उस साइड है। मनोज एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तनख्वाह न बढ़ने और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम ने उन्हें परेशान कर दिया था और इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और अपनी पुरानी बाइक को हाइब्रिड बना डाला। 100 का एवरेज मिलता है, एक बैटरी में 50 का, दूसरी बैटरी में 100 का, और हमने 2 बैटरी इसलिए लगाई है कि बैलेंस बराबर रहे। और अगले इधर पे इसलिए लगाया है कि अगला शॉकअप हमारा इसका लोड झेल ले। जंप करती है गाड़ी गड्ढे में तो उसका लोड झेल लेती है। और गाड़ी का सेटअप बहुत ही अच्छा बना है, ऐसा सेटअप आज तक मैंने इंडिया में किसी के पास नहीं देखा। मैंने भी यूट्यूब में बाइकें देखी मगर इतना अच्छा सेटअप किसी के पास नहीं देखा। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ बकायदा मीटर वीटर सब लगा है। हाँ, कैसे ये डिजिटल मीटर है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो शो करता है। अगर बैटरी 48.8 पे चली गई तो मतलब इसका चार्ज खत्म हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगी। ये 66 से स्टार्ट होती है और 48 तक जाती है। ये पूरा मीटर आपको बताएगा, इससे पता चल जाता है। और वो चलाएंगे तो आपको जब आपकी स्पीड चलेगी तो उससे पता चल जाता है कि मेरी बिल्कुल। स्पीड चल। अब देखिए मनोज जी ने ये जो काम किया है, इस समय ये जो बाइक आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड, लेकिन ये पूरी तरीके से हाइब्रिड है। जैसे मनोज जी ने बताया कि 2 बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं, बाकायदा मीटर लगा हुआ है, एक्सीलेटर लगा हुआ है। लेकिन अब इसमें ये बात आती है कि लागत कितनी आई आपकी और कैसे इसको कम किया जा सकता है? लागत सर इसमें 75,000 लगी है, 75,000 रुपए का खर्चा आया है टोटल मेरा। मनोज हर पेट्रोल बाइक को हाइब्रिड बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को बढ़ते पेट्रोल के दाम से राहत मिल सके और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। मनोज को उम्मीद है कि उनके इस आइडिया को सरकार भी प्रोत्साहित करेगी और कोई बड़ी कंपनी बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन शुरू करे तो निश्चित तौर पर इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। बिल्कुल आम जनता जो व्यापार करती है, जो गांव ग्रामीण इलाकों में जाकर छोटे छोटे धंधे करते हैं, उनके लिए ये बाइक एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।